बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन व हज़रात, इल्म की दुनिया में खुश आमदीद। ख़वातीन व हज़रात, इल्म की दुनिया में हम आज आपके साथ जिस शख्सियत की मुलाकात करवाने जा रहे हैं वो है मिस्टर हसन रज़ा साहब। मिस्टर हसन रज़ा साहब HR प्रोफेशनल, करियर काउंसलर होने के साथ साथ कॉरपोरेट सेक्टर में भी नौजवानों की रहनुमाई करते हैं। आज हम इनसे जानते हैं कि ये ह्यूमन रिसोर्स में किस तरह आए, इनको ज़िंदगी में किस तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ा और ये हमारे लिए किस तरह मुफीद साबित हो सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम नवीद। सर कैसे मजाज हैं? अल्लाह के करम ठीक ठाक। सर हमारा आपसे पहला सवाल है कि हमें बताइएगा कि आपके साथ बचपन में एक गैर मामूली वाक़या पेश आया, उसके बाद आपकी इंस्पिरेशन क्या थी, आपको किस चीज़ ने हौसला दिया कि आपने अपनी तालीम भी मुकम्मल की और ज़िंदगी में एक बेहतर मुकाम पर भी फ़ैज़ हो गए। अच्छा नवीद, मेरा जो ये सफ़र स्टार्ट हुआ था ना, वो सफ़र स्टार्ट हुआ था जब मैं 2 मंथ्स का था, सर 2 महीने का था। तो मुझे ना पोलियो हो गया था। तो लाइफ जो थी वो डिफ़िकल्ट थी, क्योंकि लोग जो थे वो बहुत ज़्यादा सिंपथाइज़ करते थे। जो जो मैं बड़ा होता गया तो मुश्किलें बढ़ती गईं वक्त के साथ साथ। लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई जो कि मैं समझता हूँ कि शायद वो एक स्पेशल चाइल्ड समझते थे लोग, तो वो नहीं होनी चाहिए थी। फॉर एग्ज़ाम्पल, लोग जो थे जब वो मेरी तरफ देखते थे तो वो कहते थे यार कि इसकी शक्ल कितनी प्यारी है, लेकिन ये चलता कैसे है। अच्छा, और तनकीद भी करते होंगे। तनकीद करते थे। और यकीन माने, क्योंकि आपके जो एज फेलोज होते हैं वो तो होते तो बच्चे हैं ना, ऐसे उनको क्या पता है किस तरह से है, क्या हो रही है। ठीक है। अब जिस पे गुजरती है उसको आइडिया होता है ऐसे कि गुजर कैसे रही है। तो वो क्या करते थे, वो ना मुझे सरकास्टिक कमेंट्स पास करते थे, वो हंसते थे मेरे पे। तो मैं ना बहुत दिल बर्दाश्त था और बहुत परेशान हो जाता था। तो मेरा जो कॉन्फिडेंस लेवल था ना, वो कॉन्फिडेंस लेवल मेरा शेकी हो चुका हुआ था। अच्छा। और मैं बिल्कुल डिप्रेस रहता था, परेशान रहता था, सिर्फ़ और सिर्फ इस वजह से। मैं ये सोचता था कि यार ये डिसेबिलिटी जो है ये मेरे लिए बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है। अच्छा, फिर कैसे उस चीज़ का सामना अच्छा, मैं किया? वो कैसे, मैं आपको बताता हूँ। मैं एक और इंटरव्यू में मैंने इसका बताया था, मैं आज फिर वही इस शेयर करता हूँ। वो इस तरह से है कि आपकी लाइफ में ना कोई ऐसा बंदा होता है जो लाइफ चेंजर होता है, जो अच्छा। गेम चेंजर होता है। तो मेरे बिलीफ को जो चेंज किया वो मेरे फादर ने चेंज सही, किया। गुड। उन्होंने ये किया कि उन्होंने मुझे, एक इंसिडेंट ऐसा हुआ मेरे साथ, उस इंसिडेंट से मेरी जो पूरी की पूरी लाइफ थी, जो मेरा बिलीफ था, वो चेंज हो गया था। अच्छा देखें, मैं ना, क्योंकि मुझे लेफ़्ट लेग पे पोलियो है, तो मैं बचपन में मुझे मेरे जहन में और मेरे दिल में ये रिकॉर्ड हो चुका हुआ था कि मैं डिसेबल हूँ, कुछ नहीं कर सकते। कुछ नहीं कर सकता। मैं गाड़ी भी नहीं चला सकता। मेरे जो दोस्त थे, मेरा एक दोस्त था, उसने मुझे ये कहा कि यार, उसको भी पोलियो था। उसने ये कहा कि हसन, ना तुम गाड़ी चला सकते हो ना मैं नहीं गाड़ी चला। चला सकता हूँ, मैनुअल गाड़ी की बात हो रही है। तो मेरे फादर ने एक दिन मुझे कहा, रमज़ान का टाइम था, तो उन्होंने कहा अफ्तारी के बाद कि जी हम ऐसा करते हैं, हम ना, हसन चलाओ तो मैं गाड़ी सिखाता हूँ। मैंने कहा जी देखें जी, मुझे मेरे दोस्त ने कहा हुआ है कि तुम गाड़ी नहीं चला। नहीं चला सकते। तो मैंने कहा मैं तो चला ही नहीं सकता, तो क्या फिर इस तरह कैसे कोशिश होगा? करने की ज़रूरत क्या है। उन्होंने कहा ठीक है तुम चलो। खैर हम गए। जब हम गए तो मेरा जो पाँव था वो क्लच पे सेट नहीं हुआ, तो मुझे बड़े मुश्किलात, बड़ी प्रॉब्लम्स हुई। तो फर्स्ट टाइम तो मेरे फादर ने कुछ नहीं कहा, उन्होंने कहा ठीक है तुम दोबारा ट्राई करो। मैंने दोबारा ट्राई की, तो फिर मेरा पाँव स्लिप हो गया और ठीक। गाड़ी झटके के साथ बंद हो बंद गई। हो गया। फिर थर्ड टाइम ये हुआ कि थर्ड टाइम मुझे, बड़ी हार्ड कोशिश कर रहे थे। मैं कोशिश कर रहा था, क्योंकि देखिए फादर का भी एक प्रेशर होता है। तो मुझे थर्ड टाइम याद है कि थर्ड टाइम मुझे यहाँ पे ना एक थप्पड़ पड़ गया। अच्छा, उन्होंने कहा करके मैंने दिखा। कहा उन्होंने कहा जी तुम कर लोगे। मैंने कहा देखिए जी, मेरे दोस्त ने मुझे कहा हुआ है, मेरे नहीं कर साथ ये सकते। प्रॉब्लम है, मेरे साथ ये मसला मसाइल है, मुझे चलने में मसला है, तो मैं कैसे करूँगा। उन्होंने कहा एक और थप्पड़ मारा। उन्होंने कहा नहीं, तुम कर लोगे, तुम ट्राई करो, तुम कर लोगे। मैंने अपनी टांग को एडजस्ट किया। एडजस्ट करने के बाद मैंने क्लच को आहिस्ता आहिस्ता छोड़ा और जो एक्सीलेटर पे पाँव दिया, तो वो गाड़ी चल पड़ी। वो गाड़ी क्या चली नवीद, वो ज़िंदगी की गाड़ी चल पड़ी। तो उस टाइम मेरा जो बिलीव था, मैं इतना एक्साइटेड था, ठीक। इतना खुश था कि मैं वो टोटल सारी चेंज रात सो नहीं सका। उस मैंने खुशी के मारे। खुशी के मारे उस टाइम फिर मैंने गाड़ी चलाई, और गाड़ी थोड़ी देर में ठीक। चलाई, कोई 3-4 मिनट हम से साथ। तो मेरे फादर ने कहा देखा,
मैंने तुम्हें कहा था कि तुम गाड़ी चला सकते हो। वो मेरा बिलीफ जो था वो बड़ा स्ट्रांग हो गया। सही। मुझे फिर लाइफ में एक जो सिमत थी पॉजिटिव जो चीज़ थी वो कुछ मुझे करने मिल की। गई। तो वो मेरा बिलीव जो था अल्हम्दुलिल्लाह नेगेटिविटी से डिप्रेशन से कि यार ये मेरे साथ मसला है, प्रॉब्लम है, इश्यूज हैं, वो फिर मेरा जो बिलीव था वो कन्वर्ट हो चुका था पॉजिटिविटी में। पॉजिटिविटी। तो हम आपसे जानना चाहेंगे अब कि आप ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की तरफ कैसे आए, ये आपका कैसे आगाज़ हुआ इस सफ़र का? अच्छा, मैं अपनी क्वालिफ़िकेशन का ये बता दूं कि मैं गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़ा हुआ हूँ। आई एम ओल्ड रावियन। एमबीए मैंने सुपीरियर यूनिवर्सिटी लाहौर से किया हुआ है। उसके बाद मैंने अपने करियर का स्टार्ट किया था 2005 में। एक टेक्सटाइल थी, सॉक्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी, वहाँ पे एज ए एचआर ऑफिसर इंटर मार्केट से मैंने स्टार्ट किया था। उसके बाद मैं चला गया पेल में। पेल में मैं एज ए सीनियर एचआर एग्जीक्यूटिव रहा, वहाँ पर एचआर में काम किया। देन मूव टू एच करीम बख्श स्लैश बीच ट्री में एज ए हेड ऑफ एचआर काम किया। फिर सिटी स्कूल में कुछ अर्सा मैनेजर रिक्रूटमेंट एंड ओडी रहा। उसके बाद मैं मूव कर गया सर्विस सेल्स कॉरपोरेशन एसएससी में एचआर बिजनेस पार्टनर में, एज ए एचआर बिजनेस पार्टनर मैं वहाँ पे रहा। उसके बाद अभी रिसेंटली सुपीरियर के साथ और इलान के साथ मैं अभी रिसेंटली मैंने इलान को ज्वाइन किया एज ए हेड ऑफ एचआर। ठीक। तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा सफ़र रहा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरे जो बिलीव्स थे वो उस इंसिडेंट के बाद जो थे वो बिल्कुल कम्प्लीटली चेंज हो चुके हुए थे। तो मुझे एक ज़िंदगी में गोल मिल गया हुआ था कि मैंने करना क्या है। अच्छा, वो गोल तो मुझे मिल गया था, फिर गोल में मुझे क्लैरिटी भी मिल गई हुई थी। मैं क्या करता था, मैं लोगों की वो जो हंसी थी, जो लोग मुझ पर हंसते थे, उसको एज ए चैलेंज लेना मैंने शुरू कर दिया था। मैं उसको एज ए चैलेंज लेता था। मैं कह रहा नहीं यार, मैंने करके दिखाना है इनको, मैंने करना है और इंशाल्लाह ताला बाफजले अल्लाह मैं इनको करके दिखाऊंगा। आप फिर वही उसको लोग, एज ए पॉजिटिव एनर्जी हाँ, लेते थे। फिर वही लोग आप यकीन माने जो हंसते थे, जब मैं कामयाब हो गया तो फिर वही मिसालें देते रहे कि यार देखें वो ये असल बच्चा, कामयाबी है। ये कामयाबी है। एग्रीड। फिर वो मेरी कामयाबी नहीं है, वो मेरे माँ बाप की कामयाबी है, वो मेरे बहन भाई की कामयाबी है, उस्ताद की वो कामयाबी। मेरे उस्तादों की कामयाबी, मेरे मेंटोर्स की कामयाबी है। तो मैं आज तो मैं समझता हूँ कि अगर ये मेरी लाइफ में ये वीकनेस ना होती तो मैं तो शायद इतना यूनिक ही ना होता। सही। तो वो जो अल्लाह ताला ने, मैं समझता हूँ ये तो अल्लाह ताला का सम टाइम अल्लाह ताला एक चीज़ कोई ऐसी कमी छोड़ता है, लेकिन बहुत सारी चीज़ों पे आपको वो और ज़्यादा नवाजता है। ठीक। तो ये कभी भी मेरा ये मैसेज है, जो ऐसे पोलियो विक्टिम्स हैं जो अपने आप को कमज़ोर समझते हैं, अपने आप को कभी भी कमज़ोर ना समझें। देखें, आपका भरोसा अल्लाह ताला की ज़ात पे 110% होना चाहिए, क्योंकि उसने अगर आपको इस दुनिया में भेजा है ना तो एक मकसद के साथ भेजा है। वो मकसद इन छोटी चीज़ों से कभी भी डिस्टर्ब नहीं होने वाला, क्योंकि वो जो मकसद है ना वो बड़ा मकसद है। आपने उस मकसद को पहचानना है कि वो मकसद क्या है। जब आपके सामने वो गोल क्लैरिटी के साथ आ जाएगा तो आप फिर कामयाब हो जाएंगे। और लोग तो आपको कहते रहेंगे और लोग तो आपकी ज़िंदगी में रोड़े और ये सारी चीज़ें अड़ाते रहेंगे। आपने जब एक डिसाइड कर लिया कि आपने इस रोड पे चलना है और क्लैरिटी के साथ चलना है, तो फिर आप तो कामयाब इस हैं। क्लैरिटी के बारे में मेरा आपसे सवाल है कि आप चूँकि करियर काउंसलर भी हैं, तो हमें बताइएगा कि 8th 9th या 10th क्लास का कोई बच्चा है या वो स्टूडेंट लाइफ में है, अभी कॉलेज में पढ़ रहा है या यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, तो उसके लिए आप कौन सी ऐसी कोई टिप देंगे कि जो उसको रहनुमाई कर सके, वो जान सके कि उसने इन फ्यूचर कौन से प्रोफेशन को चूज़ करना है? अच्छा नवीद, मेरे नज़दीक ना सबसे इम्पॉर्टेंट जो स्किल है वो कम्युनिकेशन स्किल है। ठीक। वो बड़ी इम्पॉर्टेंट है। आजकल लोग जो है ना वो बात करते हुए शर्माते हैं, ठीक। वो उनमें अपना व्यू बयान करते हुए भी। शाइनेस है। फिर लोग जो है ना वो क्लैरिटी नहीं होती उनकी। मैं एग्जांपल आपको देता हूँ कि एक दफ़ा आपने नाम सुना होगा जो बादशाह थे अकबर, जी। और उनकी महफिल सजी हुई थी अकबर की। तो वहाँ पर ना एक नजूमी आया। तो नजूमी ने ये कहा कि बादशाह सलामत को कहा कि अगर मैं अपनी जान की अमान पाऊँ तो मैं आपसे कुछ अर्ज़ करूँ। तो बादशाह सलामत ने कहा हाँ बिल्कुल, आप बताएं क्या कहना चाहते हैं आप। तो उस नजूमी ने बादशाह को ये कहा कि बादशाह सलामत, आपकी आंखों के सामने आपके ख़ानदान के जो लोग हैं वो एक एक करके मर जाएंगे। तो बादशाह को वो सुन के बड़ा गुस्सा आया। उसने कहा यार कि ये मेरे अपनों को ऐसे मार रहा है और और मेरे अपनों सुकून के बारे अंदाज में में। ऐसी बात कर रहा है।
तो उसने कहा जी इसको नजूमी को पकड़ लें और इसको ना कैद कर दें। तो साथ ही ना बीरबल बैठा था, आपको पता है बीरबल फेमस एक वजीर बड़ा ज़बरदस्त। तो बीरबल ना बैठा था, तो बीरबल ने बादशाह सलामत को कहा कि बादशाह सलामत ये आपको बताना चाह रहा है कि पूरे ख़ानदान में आपकी उम्र सबसे ज़्यादा है। अच्छा, तो ये तो वो पॉइंट है जो आपको तो इसको इनामात से नवाजना चाहिए, आप तो इसको समझ सलाह नहीं दे रहे सके। हैं। तो उसके ऊपर बादशाह ने जब कम्युनिकेशन देखें, कम्युनिकेशन कि उसने किस तरह प्रेजेंट किया और फिर बीरबल ने किस तरह से प्रेजेंट किया, दोनों ने एक दोनों ही चीज को बात एक ही है, डिफरेंट अंदाज में। किस तरह से कैरी किया। अब वो देखें डिफरेंट अंदाज से, बिल्कुल आपकी वाली बात है। फिर बादशाह को जब वो बात समझ आई कि मैं तो फिर मेरी तो उम्र सबसे ज़्यादा है, तो बादशाह ने फिर खुशखबरी है ये नजूमी तो। खुशखबरी है, फिर उसने देखे कन्वर्ट कर दिया ना, उसने बैड न्यूज़ को यही उसने चीज गुड है न्यूज़ में पॉजिटिव और कन्वर्ट कर नेगेटिविटी दिया जी। साइड। तो यही चीज़ है। अब वो नजूमी के लिए तो वो बैड एग्जाम्पल, बैड कम्युनिकेशन उसने की, अब वो बीरबल ने उसको पॉजिटिविटी के साथ आगे बताया। तो मैं ये समझता हूँ कि कम्युनिकेशन जो है ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। फिर होता ये है कि आजकल मैं स्पेशली फ्रेश ग्रेजुएट्स जो हमारे बच्चे हैं उनमें ना सब्र की बड़ी कमी है। ठीक है, उस तरह से जॉब्स मार्केट में नहीं है जिस तरह से होनी चाहिए, लेकिन देखिए रिस्क का वादा उस पाकज़ात अल्लाह ताला की ज़ात ने आपसे किया हुआ है, तो ठीक, वो आपको बेशक। मिलना ही मिलना है। आप थोड़ा सा सब्र कर सब्र लें, करें। उसके बाद अपनी टर्न का वेट करें, अपनी टर्न का वेट करें, क्योंकि आपको रिस्क जो मिलना है ना वो आपके टाइम पर मिलना है, वक्त से पहले आपके आप हिस्से का और आपके हिस्से आपके का वक्त पर। और आपके वक्त पर मिलना है। दूसरा ये है कि आप ट्राई बेहतरीन, करते रहें, खूबसूरत ट्राई बात की करते आपने। रहें, ट्राई करते रहें, ट्राई करते रहें, कोशिश ज़रूर करें। मायूसी वैसे ही होना है। तो मैं ये बता रहा हूँ कि ज़िंदगी में ना आपको जो है ना वो मायूस नहीं होना चाहिए। अगर मैं कोई ऐसे मायूस हो जाता और प्रॉब्लम्स में और डिप्रेशन में चला जाता तो शायद आज मैं यहाँ ना बैठा होता और इंटरव्यू ना दे रहा होता, ना ही इस लोग मुकाम मुझे, पर ना होते हाँ, ना ही आज। इस मुकाम पर होता। तो वो अल्लाह ताला का करम रहा अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो ना ही मैं लोगों की करियर काउंसलिंग या लोगों को मैं नौकरी किस तरह से बेहतरीन तरीके से करनी है ना वो मैं टिप्स दे रहा होता। तो ये सब और सब मैं समझता हूँ कि वो उस हौसले की वजह से है और गोल्स की क्लैरिटी की वजह से है। ठीक तो है, कम्युनिकेशन स्किल्स आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक, पॉजिटिव रहना बड़ा ठीक। इंपॉर्टेंट है। आप जैसे मर्जी हालात हों आपका पॉजिटिव रहना बड़ा ज़रूरी है। अब पॉजिटिव इंसान कैसे रहा कैसे रहा जाता जा है मैं आपको बताता हूँ वो कैसे रहा जा सकते हैं। आप सबसे पहली चीज़ तो ये है कि देखिए मैं एक वीडियो देख रहा था ट्रेनिंग की, तो उसमें उसने बड़ी प्यारी बात की। उसने कहा जी कि कभी कोई प्रॉब्लम आती है ना आप पे, तो वो प्रॉब्लम जो होती है ना वो प्रॉब्लम नहीं होती, वो एक सिचुएशन होती है ठीक, और आपने उस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करना है ठीक। वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल मैं कहीं बैठा हूँ और मेरी गाड़ी की कीज गुम हो गई। जब गाड़ी की कीज गुम होगी तो मैं शोर मचा दूंगा, यार ये क्या हो गया, ये सारा मसला मुझे तो ये मिलेगी भी नहीं, ये हो ही नहीं सकता, ये भी एक मैं उसमें मर है। गया, मैं लुट गया। तो ये चीज़ें हो सकती हैं। अच्छा, दूसरी साइड ये है कि ठीक है गाड़ी की कीज गुम हुई है, अब मुझे ढूंढनी है, ठीक है प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम। ओके नाउ फेस इट, उस सिचुएशन में से निकलना है। ठीक अब है। लोग हमारे क्या करते हैं उस प्रॉब्लम में फंस जाते हैं, उस सिचुएशन से वो निकल ही नहीं पाते, जिसकी वजह से हमें जो है ना वो मसले मसाइल होते हैं, फिर वो एग्जाइटी में चले जाते हैं, फिर वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो ये वाला एक एलिमेंट है अब जो उस पे कि दो रिस्पॉन्स हैं कि चाबी गुम हुई, या तो शोर मचा लिया जाए यहाँ शोर या मचा, या उसका उसे ढूंढ सोल्यूशन लिया निकाल जाए, लिया हाँ जाए। सोल्यूशन ठीक नहीं है, है उसको ढूंढ लिया ठीक जाए। है। मेजोरिटी शोर मचा रही होती है। तो ये वाला एक एलिमेंट है। मैं समझता हूँ कि सब्र जो है वो सब्र का साथ जो है वो नहीं छोड़ना चाहिए। तो आप चूँकि एचआर की फील्ड से मुंसलिक हैं, एक्सपर्ट भी हैं इस फील्ड के, तो आपको वेरियस टाइप्स के इंटरव्यू करते हुए मुख्तलिफ सिचुएशंस का भी सामना करना पड़ता होगा। मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आपको सबसे ज़्यादा मुश्किल किसी वक्त इंटरव्यू करते हुए किसी ऐसी सिचुएशन या ऐसे बंदे का सामना करना पड़ा जो आपको बहुत हैरत अंगेज़ या नया चीज़ लगी उसमें? अच्छा, मुझे ना सिचुएशंस ऐसी फेस करनी पड़ी पूरी करियर में जो कि सम टाइम तो बड़ी फनी भी होती हैं और सम टाइम सिंपथेटिक होती हैं। फॉर एग्जांपल थोड़े दिन पहले एक इंटरव्यू में कर रहा था, तो उस इंटरव्यू में एक खातून जो थी वो आई, तो उन्होंने ये कहा कि जी कि हमने उसे कहा कि जो पहला सवाल होता है कि इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, तो हमने वो सवाल उससे पूछा, तो उसने कहा जी कि मेरा पूरा अपना बैकग्राउंड दिया। उसके बाद उसने मुझे कहा कि जी कि मैं ना जॉब इसलिए करना चाहती हूँ कि मैं वो सिंगल मदर थी, तो मैं अपने बेटे को ना सपोर्ट करना चाहती हूँ। तो मेरे माँ और ना मेरा बाप पेरेंट्स वो सपोर्ट नहीं करते,
तो मेरी जो खाला हैं या कोई और बता रही थी वो कि वो जो है वो फाइनेंशियली मुझे सपोर्ट करती हैं। तो वो जो टाइम था ना वो ज़रा डिफ़िकल्ट आपको लगता है। तो उसमें मैं समझता हूँ कि वो ऐसी सिचुएशंस आती हैं इंटरव्यू में भी कि थोड़ा सा ना बंदा सिंपैथेटिक एम्पैथेटिक थोड़ा सा हो जाता है यार कि अब इसमें क्या करें। अच्छा, सम टाइम कैंडिडेट्स आपके साथ ट्रिक भी प्ले करते हैं कि जी कि हम ये करके तो इस तरह हम ले सकते, लेकिन कुछ केसेस ऐसे जेन्युइन भी होते हैं। तो उसलिए फिर इंटरव्यूअर की जो सिचुएशन है ना वो ज़रा थोड़ी सी ना डिफ़िकल्ट हो जाती है कि इसको किस तरह से लेके चलें। आपको इंटरव्यू करते हुए कौन सी चीज़ ज़्यादा इफेक्टिव लगती है कि आप अगले बंदे को जॉब के लिए फाइनल कर लेते हैं? देखिए सबसे पहले तो मैं उसका सीवी देखता हूँ। सीवी में उसका नाम पढ़ लेता हूँ, फिर उसकी मैं सबसे इम्पॉर्टेंट जो मेरे लिए है ना वो उसकी अचीवमेंट्स हैं। ठीक है। बैकग्राउंड तो है ही है, जहाँ पर उसने काम किया है, जो स्किल सेट जिसके लिए हम इंटरव्यू कर रहे हैं वो भी हम देखते हैं, लेकिन जो उसकी अचीवमेंट्स हैं, जो उसने अपने पूरे करियर में जो अचीवमेंट्स की हुई हैं वो अचीवमेंट्स कहाँ हैं। अच्छा, होता ये है कि हम सीवी में बहुत सारी अननेसेसरी चीज़ें डाल देते हैं और जो एक्चुअल जो हमारा मटेरियल है कि जिससे कि हमें कॉल आनी है इंटरव्यू की या कि जिससे इंटरव्यूअर ने इम्प्रेस होना है वो चीज़ें हम उसके अंदर डालते ही नहीं है। फॉर एग्जांपल जैसे अचीवमेंट्स हैं किसी भी बंदे की, उसने क्या वैल्यू ऐड की ऑर्गेनाइजेशन में जाके वो हम सीवी में लिखने ही भूल जाते हैं। जब गया था उस वक्त हाँ, ऑर्गेनाइजेशन का क्या लेवल था, हाँ, जब उसने छोड़ा तब हाँ। गया था। ठीक। तो मैं आपसे एक सवाल और पूछना चाहूँगा कि गोल सेटिंग करते हुए कैसे ध्यान रखा जाए, कैसे सिचुएशंस का सामना किया जाए, एनालाइज किया जाए कि हम कोई एक अच्छा गोल या ज़िंदगी में एक अच्छा मकसद चूज़ कर सकें। अच्छा देखिए, जो गोल सेटिंग है ना वो आपकी लाइफ में ना बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। गोल सेटिंग की एग्जांपल मैं ऐसे आपको दूंगा कि एक रिसर्च हुई, आपने हार्वर्ड स्कूल का नाम सुना होगा। हार्वर्ड की ना टैग लाइन है कि वी प्रोवाइड लीडर्स फॉर अमेरिका, कि वी प्रोवाइड लीडर्स फॉर अमेरिका। तो वहाँ पे एक रिसर्च हुई 100 उनके स्टूडेंट्स पे। तो 100 स्टूडेंट्स की लाइफ के ऊपर एक रिसर्च हुई। तो उस रिसर्च में ये सामने आया कि जो 80% जो उनके स्टूडेंट्स थे वो लाइफ में कुछ नहीं कर सके, और जो 15% थे वो कुछ कर सके, और जो 5% थे वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहे। तो रिसर्च में ये सामने आया कि जो 80% जो स्टूडेंट थे उनके पास कोई गोल नहीं था, ठीक। तो वो लाइफ में आगे ना बढ़ सके। जो 15% थे उनके पास एक गोल था, वो कुछ हद तक कामयाब हुए। लेकिन जो 5% थे वो सबसे ज़्यादा कामयाब इसलिए हुए क्योंकि उनके गोल में क्लैरिटी थी कि क्या है। तो अब आप देखें कि गोल्स की कितनी इम्पोर्टेंट एक मैं समझता हूँ कि कितना इम्पोर्टेंट है लाइफ में कि गोल्स जो हैं वो होने चाहिए। अच्छा, मैं आपको इसकी ना एक एग्जांपल देता हूँ कि किस तरह से गोल्स की क्लैरिटी जो है वो आ सकती है। आप देखें आजकल जो हमारे बच्चे हैं उनको यकीन माने बड़ा डिफ़िकल्ट होता है। काउंसलिंग जब मैं करता हूं तो वो क्या आके मुझसे पूछ रहे होते हैं कि सर आप हमें बताएं कि हमने क्या करना है, हालांकि आप अपने बारे में खुद को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। तो आप पहले तो अपना ये देखें कि आपका एप्टीट्यूड एटीट्यूड किस तरफ है, आपका प्रोफेशन आपका पैशन बनना चाहिए, तो फिर आप कामयाब होंगे। मैं अपनी एग्जांपल ऐसे देता हूं कि मुझे इंटरव्यू बनने का बड़ा शौक था। तो अल्लाह ताला ने मुझे एचआर में अपॉर्चुनिटी दे दी, तो मैं इंटरव्यू ही लेता रहता हूँ। वो ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली कि मुझे फिर यहाँ पर अल्लाह ताला ने ड्यूटी मेरी लगा दी कि मैं रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन में काफ़ी देर मैंने अल्हम्दुलिल्लाह हो गया है काम करते हुए। तो वो एक एरिया में मेरी स्पेशलाइजेशन है। बाकी कंपनी मैन ट्रेनिंग में भी अल्हम्दुलिल्लाह वो सारी चीज़ें मेरी चल रही हैं। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जब आपका प्रोफेशन आपका पैशन बन जाता है ना तो फिर आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि प्रोफेशन को पैशन कैसे बनाया जा सकता है? अच्छा देखिए, प्रोफेशन को पैशन ऐसे बनाया जा सकता है कि आप पहले अपने आप को असेस कर लें कि आपका एटीट्यूड किस तरफ है, आप जाना किस तरफ जा रहे हैं, आप अपने एक सिमत डायरेक्शन सेट कर लें। डायरेक्शन अब देखें स्टूडेंट्स करते क्या हैं, खाला के बेटे ने एमबीए किया मैं भी एमबीए करूंगा, ठीक। चाचू के बेटे ने एमकॉम किया मैं भी एमकॉम करूंगा, पुप्पो की बेटी ने बीकॉम किया मैं भी बीकॉम करूंगा या करूंगी। अच्छा, हमने कंपटीशन वहीं से स्टार्ट किया है जिसकी वजह से हम पीछे जा रहे हैं नवीद। हमें कंपटीशन नहीं करना, हमें कॉपरेशन करना है एक दूसरे के साथ।
अब आप देखें बड़े बड़े मुल्कों में, वहाँ पर तो फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन का रवाज ही खत्म हो गया हुआ है। अच्छा। वो अपने आप को हमने बेहतर कैसे करना है। वो हमारे लिए ज़हूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस भी है ना कि खसारे में है वो शख्स जिसका आज उसके गुजरे हुए कल से बेहतर है। बिल्कुल, तो बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। तो मेरा ख्याल है कि रोल गोल्स की जो क्लैरिटी है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ में, कि आप जाना किस तरफ चाहते हैं। मैं इख्तिताम पर आपसे एक सवाल करना चाहूँगा कि हम नौजवानों को एक टिप्स देते होते हैं हमारे गेस्ट से, आप हमारे नौजवानों को आज ऐसा कौन सा मैसेज, कौन सा पैगाम देंगे जो उनकी लाइफ को चेंज कर दे? अच्छा, मैं एक पैगाम ये देना चाहूँगा कि जब आप कोई भी अपना कोई विजन गोल आप किसी से शेयर करते हैं तो बहुत सारे लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, बहुत सारे लोग आपको सैरकास्टिक कमेंट देंगे, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो आपको ये कहेंगे कि तुम पागल हो, तुम्हारा दिमाग ठीक नहीं है, तुम ये नहीं कर सकते। अच्छा, ऐसे लोगों को ना मैंने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। वो 3 कैटेगरीज क्या हैं? मेरे नज़दीक ऐसे लोग जो कि आपको दिल बर्दाश्त करें और आपको नेगेटिविटी की तरफ लेके जाएं, वो है मेरे नज़दीक सबसे पहले कैटेगरी जो है वो सौंपू कैटेगरी है। अच्छा, सौंपू कैटेगरी के लोग वो होते हैं जो कि अपने आप को हालात के मुताबिक सौंप देते हैं। ये वो लोग होते हैं जो कि नेगेटिव रहते हैं, ये अंदर से टोटली डिप्रेस नज़र आएंगे। बाहर से ये शो करेंगे कि ये बड़े खुश हैं, ये सारा सिलसिला है और इस तरह से है, लेकिन अंदर से ये लोग डिप्रेस होंगे। फिर ये दूसरों को तरक्की करता हुआ देखेंगे तो ये कहेंगे यार वो टीसी करता है, इस वजह से वो ना तरक्की कर गया। अच्छा, फिर ये अपने आप को कोसेंगे, अपनी किस्मत को भी कोसेंगे। उसके बाद ये कहेंगे कि यार मुल्क के हालात बड़े ख़राब हैं, हम जो है ना ऐसे ही रहेंगे। हालांकि आप यकीन माने रोज़ बहुत सारे इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं कि हमारा मुल्क बेहतरी की तरफ जाए। तो सोंपू कैटेगरी के जो लोग हैं ना, ये आपकी लाइफ में होंगे। आपने इनको अपने लाइफ में ब्लॉक कर देना है, इनको अपनी लाइफ में आने नहीं देना अगर आपने आगे बढ़ना है, क्योंकि ये आपको उदास करेंगे, ये आपको दिल बर्दाश्त करेंगे, ये आपको तकलीफ देंगे और ये आपको आगे बढ़ने नहीं देंगे। तो आपने इनको अपने लाइफ में से ख़त्म कर देना। अच्छा, दूसरी कैटेगरी में जो मैं समझता हूँ कि जो लोग हैं वो है चलाऊ कैटेगरी। सबसे पहली कैटेगरी थी सोंपू कैटेगरी जो मैंने आपको बताई, दूसरी कैटेगरी थी वो चलाऊ कैटेगरी है। चलाऊ कैटेगरी के लोग ये वो होते हैं जो कि सोंपू कैटेगरी से बेहतर होते हैं। ये कहते हैं चल रहा है ना, चलने दो। ये वो लोग होते हैं जो कहते हैं यार कि ठीक है मेरी नौकरी लगी हुई है, गुजारा हो रहा है, मेरी नौकरी लगी हुई है ना, बस ठीक है। इनको ना कुछ नया नहीं करते। हाँ, इनके जो ख्वाब होते हैं वो बड़े बड़े होते हैं, लेकिन जो ये बड़े होते हैं इनके ख्वाब छोटे हो जाते हैं। तो ये वो लोग होते हैं जो कहते हैं कि यार बस ठीक है जैसा भी हो रहा है ना। अच्छा, ये लोग टैलेंटेड होते हैं नबी, लेकिन जो इन्वायरमेंट होता है ना वो इनको नेगेटिव कर देता है। इनको डर लगता है आगे बढ़ने से। जो चलाऊ कैटेगरी है ना, इनको डर लगता है कि यार मैं आगे बढ़ूंगा, नहीं मैं यहाँ ठीक हूँ। ये इनिशिएटिव्स नहीं लेते। तो ये वो वाले लोग हैं कि जो कि चलाऊ कैटेगरी है, मतलब चल रहा है काम जैसे चल रहा है चले दो। अच्छा, तीसरी कैटेगरी जो मैं समझता हूँ वो है बनाऊ कैटेगरी। वो ये लोग होते हैं जो कि अपने आप को हालात को नहीं सौंपते। ये वो लोग होते हैं जो ये नहीं कहते कि जी कि चल रहा है चलने दो। ये वो लोग होते हैं जो हालात को अपने मुताबिक बनाते हैं, ये सिचुएशंस को पॉजिटिव तरीके से हैंडल करते हैं, ये शोर नहीं मचाते। तो आपने एंड वाली कैटेगरी जो कि बनाऊ कैटेगरी है, तो आपने वो बनना है। और ये 3 कैटेगरीज आपने मेरी हमेशा याद रखनी है, सोंपू, चलाऊ और बनाऊ कैटेगरीज। यही मेरा मैसेज है जी। बहुत शुक्रिया आपका। जी नाजरीन, आपने एंड पे एक बेहतरीन पैगाम आज जाना कि आपने हालात के मुताबिक भी नहीं रहना, कि जो हालात हैं वैसे ही चलते रहें, ना लोगों से जेलस होना है, बल्कि आपने हालात को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक लेकर चलना है, हालात को बदलना है। इसी के साथ इल्म की दुनिया को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।